हेलो बच्चों, रिलेशन के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज के थर्ड लेक्चर में हम जेईई मेंस और एनडीए के जो पीवाईक्यूज हैं उनको सोल्व करेंगे। आपसे लगभग सारे क्वेश्चन से खुद से सोल्व हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस लेक्चर को देखने से पहले 2022, 23 और 24 के जो पीवाईक्यूज है वो सोल्व करके आए, फिर ये लेक्चर देखें, आपको मजा भी आएगा और इससे साथ साथ आपकी इनकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये उससे पहले के पीवाईक्यूज है 2022, 23, 24 की मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। आप सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सारे के सारे लेक्चर। पहले हम बच्चों एनडीए से रिलेटेड पीवाईक्यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया आपको? एस एक सेट है बच्चों, 1 2 3 अप टू, मतलब ऐसे चलता रहेगा, नेचुरल नंबर का सेट है और आर कोई रिलेशन है एस क्रॉस एस के ऊपर। और डेफिनेशन क्या है कि जिससे कि log एक्स क्या हो जाए बच्चों, log वाई से बड़ा, और बेस क्या है इसका ए और ए की वैल्यू कितनी है 1/2। और आपको पता है जब बेस 1/2 यानी कि 1 से छोटा है ना बेस, तो ये बात आप ध्यान रखना। आर रिलेशन कैसा है बच्चों, इसमें एक्स वाई टाइप का एलिमेंट कब आएगा? जब log x की वैल्यू क्या हो, log y से बड़ी हो। बस इतनी सी एक बार आप डेफिनेशन याद रख लो। ठीक है, बेस कितना है a। तो चेक करें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में। सबसे पहले बच्चों रिफ्लेक्सिव, ये तो दिखने से ही पता लग रहा है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या कहा था आपको कि y को भी क्या मान लिया करो, x। इस डेफिनेशन के अंदर बच्चों अगर आप y की जगह x लिख दोगे तो एक बात बताओ, क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? log x की वैल्यू log x से बड़ी कैसे हो सकती है? ये तो कभी भी ट्रू नहीं है ना, ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स का मतलब बच्चों ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नोट रिफ्लेक्सिव। अच्छा सिमेट्रिक में बता दो, क्या आपको लगता है सिमेट्रिक है? बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों। देखो log x बड़ा है log y से, तो क्या log y log x से बड़ा हो जाएगा भाई? अगर log x आप ये मान लो x y से बड़ा है, तो फिर ये बताओ मेरे को y x से क्या होगा? छोटा होगा ना। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। या अगर मैं ये कहूँ ना कि आप ये कहो कि सर log हटा दो दोनों तरफ से, मैं आपको ये कहूँ कि log हटा दो। देखो इस डेफिनेशन को मैं मॉडिफाई करके दिखाऊँ आपको। अगर कहीं ये लिखा हुआ है और आप दोनों तरफ से क्या करते हो बच्चों, लोग हटाते हो, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना बच्चों, ऐसे मत हटा देना। जब बेस आपका 1 से छोटा होगा तो लोग हटाते वक्त, मैंने लोगरिथम का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया ना, उसमें बताया है कि बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों जो बेस है वो क्या है, 1 से छोटा है। तो आप इस डेफिनेशन को बस ऐसे समझ लो कि x इज लेस देन y है। ठीक है, समझ आ गई अब तो x अगर y से छोटा है तो क्या y x से छोटा होगा बच्चों? नहीं, एक्स वाई से छोटा है, यानी कि 1 5 तो यहाँ पे बिलोंग करेगा। बट बच्चों 5 1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 तो 5 से छोटा है बट 5 तो 1 से छोटा नहीं है ना। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव में तो होता ही है। मैंने कितनी बार आपको बता रखा है कि इस तरह का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक कभी नहीं होता। बता रखे ना ये बात मैंने आपको सेम पहले। तो एक्स वाई से छोटा है और वाई जेड से छोटा है, इसका मतलब एक्स भी क्या होगा, जेड से छोटा ही होगा। तो आर कैसे रिलेशन हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन में आपको नए दोबारा नहीं करवा रहा, ये सारे क्वेश्चन हम इस तरह के पहले आपको पता है कर चुके हैं। एक डेफिनेशन दे रखी है, ये नेचुरल नंबर पे डिफाइन है रिलेशन, और आपको कितने एलिमेंट है इस रिलेशन में ये बताना है ना। यानी y की वैल्यू निकाल लो तो x की क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हो जिससे कि y का आंसर क्या है, एक नेचुरल नंबर आए। वो आपको मैंने पहले सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं इस तरह के। तो ये एक नया टॉपिक है बच्चों, छोटा सा टॉपिक है। देखो कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। कंपोजिशन का मतलब होता है दो रिलेशन को, जैसे एक रिलेशन मान लो आर है, एक रिलेशन मान लो एस है, उनकी कंपोजिशन। तो वो कंपोजिशन आर ओ एस भी होती है और एस ओ आर भी होती है। क्या होती है बच्चों? एक आर ओ एस और एक एस ओ आर। ये आपसे एग्जाम में पेपर में पूछा जाएगा कि ये पूछा गया है कि ये पूछा गया है, उसके ऊपर आंसर डिपेंड करेगा। ठीक है, पहले इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर इस डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। ठीक है, फिर ये आपको आसानी से खुद ही समझ आ जाएगी। देखो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, एक रिलेशन बच्चों आर है ए से बी तक, एक रिलेशन एस है बी से सी तक। तो एस ओ आर जो रिलेशन होगा ना, मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, एस ओ आर उल्टा कर दो। देखो ये ए से बी तक है ना, ए से बी तक, और एस बी से सी तक है। तो ए से सी तक जो रिलेशन बनेगा ना, वो आर ओ एस नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा बच्चों, एस ओ आर बनेगा। एस ओ आर क्या होगा, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू सी, है ना। ये पूछा जा सकता है पेपर में, ऑब्जेक्टिव में, खासकर एनडीए में, कि एस ओ आर जो रिलेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से सी तक होगा या सी से ए तक होगा। ठीक है, ए से सी तक होगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे बच्चों, ध्यान रखना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। अगर आपसे पेपर में पूछा है एस ओ आर, पहले एस पूछा है फिर आर है, तो आप उल्टा करके लिखना। पहले आर के एलिमेंट लिखोगे और फिर क्या करोगे, एस के एलिमेंट। यानी कि आपसे जो भी पेपर में पूछा जाए, आर ओ एस पूछा जाए या एस ओ आर पूछा जाए, अगर एस ओ आर पूछा जाए तो बच्चों पहले किसके एलिमेंट लिखोगे, आर के, उल्टा करके लिखना। ठीक है, आर के एलिमेंट लिखना, 1 ए
2C और 1C और 2D। और अब बच्चों किसके एलिमेंट लिख दो, एस के ये रहे A, S और BQ और बच्चों CR। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि इसमें SOR में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, SOR में बच्चों कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो आप यहाँ का कोई एलिमेंट पकड़ लो R का, ये एलिमेंट पहला एलिमेंट किस पे खत्म हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ एस में ये देखो ए से कौन कौन से एलिमेंट शुरू हो रहे हैं, सिर्फ ए के एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो बस इस ए और ए को हटा दो, 1, S लिख दो। क्या लिख दो बच्चों, 1, S। कौन से वाला, ये 1 और ये S, ठीक है। अब देखो क्या एस में कोई और एलिमेंट ए से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो बस इतना ही छोड़ दो। अब इसको छोड़ दो। अब दूसरा एलिमेंट देखो कहाँ पे खत्म हो रहा है, सी पे। सी से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये। तो इस सी को हटा के क्या लिख दो, 2, R लिख दो बच्चों, समझ गए। अब और तो कोई स्टार्ट नहीं हो रहा सी से। अब देखो ये भी, फिर इसके लिए भी देखोगे, ये सी पे खत्म हो रहा है, सी से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये। तो यानी कि 1, R भी लिखोगे, 1, R लिखोगे। अब बच्चों ये डी पे खत्म हो रहा है, डी से कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो बस खत्म। ये अपने क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ गए आप मेरी बात। तो SOR आपसे पूछा जाए तो बच्चों पहले आप आर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, एस। इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे ROS पूछा जाता, क्या पूछा जाता, ROS। बताओ क्या करते, पहले एस के एलिमेंट लिखते, फिर क्या लिखते, आर के। एस के एलिमेंट क्या है बताओ, AS, PQ और CR। और फिर आर के एलिमेंट लिखोगे क्या बच्चों, 1A, 2C, 1C और 2D, यही ना। अब बताओ क्या करते थे आप। अब बच्चों ये S पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे S से कौन स्टार्ट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा। ये Q पे खत्म हो रहा है, Q से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। ये R पे खत्म हो रहा है, R से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब ROS डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि ये कैसा रिलेशन है, फाई एम्प्टी रिलेशन है ना। ये क्या है बच्चों, एम्प्टी रिलेशन है ROS। तो आपको हर बात की नॉलेज होनी चाहिए ऐसे। अब देखो ND में कैसा क्वेश्चन आया। इसमें तो बच्चों देखो पिछला जो एग्जांपल था, इसमें तो मैंने आपको दोनों रिलेशन दिए थे, RB और SB। बट यहाँ पे आपको रिलेशन गिवन नहीं है, दो सेट गिवन है। और एक रिलेशन क्या है R बच्चों, वो AB टाइप के एलिमेंट तब आएंगे जब A B से क्या हो, छोटा। A पहले सेट से बिलोंग करेगा, B दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। आपको R इनवर्स निकालना है। देखो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ये बताओ मेरे को, पहले आप R निकाल सकते हो क्या, R यानी कि इसका वो एलिमेंट लिखो जो इस एलिमेंट से छोटा हो। बताओ 1 किससे छोटा है, 1 3 से भी छोटा है, 1 5 से भी छोटा है ना। फिर 2 किससे छोटा है बताओ, 2 3 से भी छोटा है और 2 5 से भी छोटा है। 3 किससे छोटा है बोलो, 3 सिर्फ 5 से छोटा है। और बच्चों 4 किससे छोटा है, 4 सिर्फ 5 से छोटा है, ठीक है। आर आ गया, आर आ गया तो आर इनवर्स बता दो। उल्टा ही तो होगा इसका, 1 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 1। ये बच्चों 5 1, ये 3 2, ये 5 2, ये 5 3 और ये कितना हो जाएगा 5 4। आर और आर इनवर्स लिख दी। अब बताओ आपको क्या निकालना है, ROR इनवर्स निकालना है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो निकालना है उससे उल्टा, पहले आर इनवर्स के एलिमेंट लिखोगे यहाँ पे आप, और फिर किसके लिखोगे, आर के। आर इनवर्स के लिख दो फटाफट से, 3 1 5 1 3 2 5 2 5 3 और 5 4। बच्चों ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, पेपर में इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप समझ जाओगे कि पेपर में क्या लिखने से काम चल जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर वाले एलिमेंट लिखो, 1 3 1 5 2 3 और 2 5 3 5 और 4 5, ठीक है। अब बताओ मैंने आपको क्या बोला था कि पहले रिलेशन में ये पहला एलिमेंट कहाँ पे खत्म हो रहा है, 1 पे। तो 1 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, देखो ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है ना, अंडरलाइन कर लिया करो। तो इसमें ROR में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ। इस 1 को छोड़ दो, 3 3 आएगा। इस 1 को छोड़ दो, 3 5 आएगा। बस ये दो ही आएंगे। उसके बाद देखो अब 1 पे कौन खत्म हो रहा है, 1 पे फिर से ये दो खत्म हो रहे हैं, तो 5 के साथ क्या आएगा बच्चों बताओ, 5 के साथ 3 आएगा और एक नीचे वाला 5 के साथ 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब 2 पे देखो कौन खत्म हो रहा है, 2 पे बच्चों कौन खत्म हो रहा है, कौन शुरू हो रहा है यहाँ पे, 2 और 2 ये दोनों शुरू हो रहे हैं। बट देखो 3 के साथ क्या आएगा फिर, 3 और 3 के साथ क्या आएगा 5। लेकिन 3 के साथ 3 और 3 के साथ 5 तो बच्चों हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर ये तो फिर सेम ही आएगा। 3 पे कौन खत्म हो रहा है, देखो 3 पे ये खत्म हो रहा है, और यहाँ पे 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ ये क्या आएगा 5 5। लेकिन 5 5 बच्चों पहले लिख चुके हैं, दोबारा थोड़े लिखोगे। 4 पे कौन खत्म हो रहा है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, क्या लिखेंगे 5 5। बट 5 5 तो पहले आ चुका। इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ गया। एक एलिमेंट को रिपीट थोड़े करोगे, एक ही बार तो लिखोगे ना। सेट के अंदर एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाता। ये बच्चों अब 2 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये तो। इसमें कहा गया है एस कोई सेट है बच्चों,
उन सारे पर्सन्स का जो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, दिल्ली में रहने वाले सारे पर्सन्स के सेट को क्या बोला गया है, एस बोला गया है। जैसे ए सेट होता था वैसे यहाँ पे एस सेट है। वी से दैट एक्स वाई इन एस, मतलब कि डेफिनेशन क्या है बताओ, डेफिनेशन क्या है रिलेशन की, डेफिनेशन क्या है बच्चों, अच्छा ये रिलेशन है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, रिलेशन को आर नाम दे देते हैं। इसमें एक्स वाई टाइप का एलिमेंट कब आएगा बताओ, एक्स वाई टाइप का एलिमेंट कब आएगा, जब इफ दे वर बोर्न इन दिल्ली ऑन द सेम डे, मतलब कि वो दिल्ली में पैदा हुए और एक ही दिन, मतलब एक्स वाई मान लो दो पर्सन के नाम है, इनका पेयर रिलेशन में कब आएगा, जब बच्चों एक्स एंड वाई वर बोर्न ऑन सेम डे, ऑन द सेम डे, ठीक है। तो आपको अब ये चेक करना है कि ये रिलेशन बच्चों कैसा है। मेरे को तो ये लग रहा है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों। क्यों, ये तो जैसे मान लो पैरेलल लाइन वाला रिलेशन होता है, ये तो कुछ वैसा ही है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हो बताओ, वाई को भी क्या पुट कर दो एक्स, तो यानी कि एक्स एंड वाई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स एंड एक्स वर बोर्न ऑन द सेम डे, वर बोर्न ऑन सेम डे। बताओ एक्स और एक्स तो सेम डे पे जो है ना बोर्न होंगे ही, क्योंकि ये तो बंदा ही एक है, तो फिर ये थोड़े कह सकते हो कि ये वाला एक्स अलग दिन पैदा हुआ था और ये वाला एक्स अलग दिन पैदा हुआ है, तो मतलब कि ये तो ट्रू है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बताओ, अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, अगर एक्स और वाई सेम दिन पैदा हुए हैं तो वाई और एक्स भी तो सेम दिन पैदा होंगे, तो यानी कि सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव में अगर बच्चों एक्स और वाई सेम डे पैदा हुए हैं, ठीक है, सेम डे बोर्न हुए हैं, एंड वाई और जेड भी सेम डे बोर्न हुए हैं बच्चों, सेम डे बोर्न हुए हैं, तो फिर बताओ आप मेरे को, क्या एक्स और जेड सेम डे बोर्न नहीं होंगे, ये भी तो सेम डे होंगे ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये कैसे रिलेशन आ गया, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट लिख रखा है, वैलेंट नहीं आएगा, क्या आएगा, वैलेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक्स वही सेट है सारे के सारे पर्सन्स का जो किसी एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं। जैसे पिछली बार सिटी का नाम दे दिया दिल्ली, अब की बार नाम नहीं दिया, वही दिल्ली मान लो आप, ठीक है। एक्स और वाई दो पर्सन बच्चों इस सेट में कब आएंगे, जब एक्स इज लेस देन वाई हो, यानी कि मान लो एक्स और वाई दो पर्सन है, ठीक है, और उनकी एज का डिफरेंस वाई इज एटलीस्ट 5 years ओल्डर देन एक्स। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो रिलेशन है ना, इसमें दो पर्सन एक्स और वाई तब आएंगे, उनका पेयर तब आएगा जब एक तो एक्स वाई से छोटा हो, क्या कह रहा हूं मैं, एक तो एक्स वाई से छोटा हो, लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा कि एक्स वाई से छोटा हो, वाई जो है ना बच्चों कम से कम 5 साल उससे बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो एक पर्सन का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई, इसकी एज है बच्चों मान लो 20 years, और इसकी एज है मान लो 23 years। एक बात बताओ, अब ये एक्स वाई रिलेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, बताओ। आप कहोगे सर एक्स वाई से छोटा है, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन बच्चों वाई बड़ा तो है लेकिन कम से कम 5 साल बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब वाई की एज, जैसे इसकी एज 20 है तो इसकी 25 या 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे 26 साल हो जाए, 27 हो जाए, 25.5 साल हो जाए, ठीक है। तो वाई बड़ा तो होना ही चाहिए, एंड वाई इज एटलीस्ट, वाई इज एटलीस्ट 5 years ओल्डर देन एक्स। समझ गए मेरी बात, ओल्डर देन एक्स, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि हाँ ये क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। तो करें रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव में बताओ बच्चों, एक्स इज लेस देन वाई कभी हो सकता है रिफ्लेक्सिव, है ना, यानी कि वाई को भी एक्स लिखोगे तो ये एक्स इज लेस देन एक्स, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, नेवर पॉसिबल। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया बताओ, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या चेक करते हो बताओ, आपको मैंने कितनी बार तो ये बात बताई है कि बच्चों ऐसा रिलेशन कभी भी सिमेट्रिक नहीं होता, नहीं होता ना, ये पहले वाली बात है सिर्फ। सिमेट्रिक क्यों नहीं है बताओ, अगर लेट कर लो एक्स वाई से छोटा है तो फिर वाई एक्स से थोड़ी छोटा होएगा, बट वाई इज नॉट लेस देन एक्स। कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो क्या फिर ये एलिमेंट सेम रहेगा, नहीं बच्चों। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 20,30 इस रिलेशन में है ना, क्यों, क्योंकि एक्स वाई से छोटा भी है और कम से कम 5 साल तो छोटा है, बट 30,20 थोड़े बिलोंग करेगा इसमें, है ना, क्योंकि एक्स तो यहाँ से वाई से बड़ा हो गया, ये तो बच्चों बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। और वैसे भी आप याद करो, मैंने ये बता रखे ना, इस तरह का रिलेशन कभी भी आए तो सिर्फ वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ना रिफ्लेक्सिव होता ना सिमेट्रिक होता। याद करो आप, पहले वाली बातें सारी मैंने बता चुकी है ये, है ना। ट्रांजिटिव में लेट कर लो बच्चों, एक्स वाई से छोटा है और वाई जेड से छोटा है, तो फिर बताओ एक्स भी जेड से छोटा होता था ना, बिल्कुल होता था। तो यानी कि ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। बट अब एक बच्चे ने कहा कि सर आपने फिर वो वाली कंडीशन तो ध्यान नहीं रखी कि कम से कम 5 साल छोटा होना चाहिए। आप करके देख लो, एक्स वाई जेड बना के देख लो कोई टेबल, है ना। एक्स की एज आप मान लो 20 है, ठीक है,
y कम से कम इससे 5 साल तो बड़ा है, मतलब कम से कम अगर मान के चले तो इसकी एज 25 तो होगी ना, और y z से छोटा है, और कितना छोटा है, कम से कम 5 साल तो छोटा होगा, तो z की कम से कम एज तो बच्चों 30 होगी। तो बताओ x z से छोटा भी है और कम से कम 5 साल तो छोटा होगा ही होगा ना, ये तो 10 साल छोटा होगा कम से कम, तो यानी कि वो वाली कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ आप और कुछ मत पढ़ो इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था ना ये वाला रिलेशन हमेशा क्या होता था, मैंने कहा था नोट रिफ्लेक्सिव है ना, नोट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑलवेज, ये मैंने सारी बातें आपको पहले बच्चों बेसिक लेक्चर में बता रखी है, लेक्चर नंबर 1 में वो देखोगे तो ये ओरल क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आप समझ जाओ कुछ नई बातें। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कहा गया है, कोई एक्स एक दिल्ली के अंदर रहने वाले पर्सन का सेट है और दो पर्सन, अब की बार एक्स और वाई की जगह क्या है बच्चों, ए और बी है। तो रिलेशन में ए बी टाइप का एलिमेंट कब जाएगा बताओ, जब डिफरेंस इन देयर एजेस इज एट मोस्ट 5 years। कहने का मतलब इन दोनों पर्सन्स की एजेस का जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल हो। तो बताओ इसका क्या मतलब होता है, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ए और बी का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बच्चों पॉजिटिव डिफरेंस, वो 5 या 5 से छोटा है ना, एटमोस्ट 5 का मतलब क्या होता है, या तो 5 हो या 5 से छोटा। अब बताओ क्या इसके बाद कुछ बताने की आपको जरूरत है कि ये रिलेशन कैसा होता है, कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव तो क्यों, बी की जगह ए लिखोगे तो जीरो हो जाएगा ना, और सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि ए और बी को इंटरचेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा है ना, बट नॉट ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया तो था ऐसे रिलेशन कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होते। इनके बीच में ए और बी का जो गैप है ना बच्चों वो 5 या 5 से छोटा है, ये मान लो 10 है और ये मान लेते हैं कितना है 6 है, ठीक है। इनका गैप भी 5 या 5 से छोटा है, ये मान लो 2 है। क्या जरूरी है कि इनका गैप भी 5 या 5 से छोटा होगा, नहीं है ना बच्चों। तो 10,6 और 6,2 दोनों इस रिलेशन में है, लेकिन 10,2 तो नहीं है। ये तो हम बातें पहले ही सारी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो कैसा रिलेशन है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, सारे हम कर चुके हैं, मैंने आपको बता रखे हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। दो, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाए या एक्स लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब आ जाए। आप रिलेशन का सेकंड लेक्चर जिसने देखा है उसको बहुत डिटेल में मैंने ये बात समझाई है, ठीक है। ये दोनों के दोनों रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों में से कुछ नहीं होते है ना, चाहे एक्स लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर आए या एक्स लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब। हाँ, रियल नंबर के ऊपर डिफाइन होना चाहिए, या तो रियल नंबर के ऊपर या कह दे पॉजिटिव नंबर के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नेचुरल नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन है, ठीक है। वो पेपर में इतना टफ आएगा भी नहीं। तो बस ये कुछ नहीं होते, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, और सेकंड लेक्चर आपको देखना ही देखना है बच्चों, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो ये सारा का सारा हमने कर लिया। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जेई मेंस के लिए, बट ये मत समझना कि ये क्वेश्चन एनडीए के बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं है बच्चों। जेई मेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तो यूज हो सकता है ना, पता नहीं क्या बात आपको एक क्वेश्चन से सीखने को मिल जाए और वो आपके एनडीए के पेपर में काम आ जाए। हाँ, आपको ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन लगे, लेंथी क्वेश्चन लगे, उसको छोड़ देना, बट रिलेशन का चैप्टर है बच्चों, इसमें लेंथी क्या ही होगा, है ना, सोचने वाली सारी बात होती है। ये देखो मैंने आपको 2023 का क्वेश्चन, 2023 में मैंने करवाया था ये, है ना, 2023 में आया था ये क्वेश्चन बच्चों कि, और ये क्या है, रिलेशन कैसा है बच्चों, ए बी टाइप का एलिमेंट तब जाएगा जब 2a प्लस 3b क्या हो, 5 का मल्टीपल हो, और ए बी नेचुरल नंबर है। मैंने याद करो फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात बताई थी कि अगर ये 5 का मल्टीपल आपको दे रखा है तो इस तरह का रिलेशन बच्चों हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना। देखो 2 + 3, और मैंने आपको ये भी बताया था इसकी जगह अगर मान लो 3a + 4b आ जाए और ये गिवन है आपको मल्टीपल ऑफ 7, तो ये रिलेशन भी कैसा होता है बच्चों, ऑलवेज इक्विवेलेंस होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी 2023 की स्लाइड मैंने यहाँ पे वापस से डाल दी है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जेई के बच्चे ये लेक्चर तभी देखे जब उन्होंने 22, 23 और 24 के पीवाईक्यूज कर लिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट देखने का कोई बेनिफिट नहीं होगा इसका। ऐसा ही बच्चों सेम क्वेश्चन ये 2022 में आया था, देखो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी आपको पता लग जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर लेंगे, हालांकि मैंने वहां पे भी करवाया ये क्वेश्चन 2022 में भी, पर फिर भी मेरे दिमाग में थोड़ा और बात आई आसान, मैं उससे आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला गया है देखो कि अल्फा एक नेचुरल नंबर है और एक रिलेशन है जिसमें एक्स वाई टाइप का एलिमेंट कब आएगा, जब ये चीज बच्चों क्या होगी, एक मल्टीपल ऑफ 7 होगी। वैसा वैसा ही क्वेश्चन है ना सेम, 3x प्लस अल्फा वाई, वहां पे 2a + 3b था बस, ठीक है। वो 5 का मल्टीपल था, ये 7 का मल्टीपल है। ये बोलता है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए कब, जब अल्फा की वैल्यू मतलब क्या हो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन, मैं ऑप्शन चेक करता हूँ सॉल्यूशन में, मैं ऑप्शन चेक कर देता हूँ, ठीक है। पुट कर दो अल्फा की जगह कितना 14, तो बताओ ये डेफिनेशन क्या बन जाएगी फिर, 3x
प्लस 14y इज ए मल्टीपल ऑफ 7। बताना एक बात मेरे को, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? मैंने इक्विवेलेंस कब बोला था? जब इन दोनों का सम बच्चों 7 का मल्टीपल हो, यही तो बोला था। जैसे देखो यहाँ पे क्या था आपका 2 और 3 था, तो 2 और 3 का सम बच्चों 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 और 4 का सम 7 का मल्टीपल होना चाहिए। बट यहाँ तो बच्चों, यहाँ तो 3 और 14 का सम 17 होता है, जो कि 7 का मल्टीपल है ही नहीं। तो मतलब ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं है, नॉट इक्विवेलेंस। समझ गए आप क्यों नहीं है? मैं एग्जांपल देके बताऊं, आप लेट कर लो ना। 1 तो नेचुरल नंबर में है ना, बट क्या 1 1, क्या 1 1 बच्चों इस रिलेशन में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों आप इसमें पुट करोगे जब 3 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 1, ये तो 17 आ गया। 17 तो 7 का मल्टीपल नहीं होता, नोट ए मल्टीपल ऑफ 7। क्योंकि इक्विवेलेंस होना चाहिए, इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव भी तो होना जरूरी है। बट यहाँ पे बच्चों अगर अल्फा को आपने 14 पुट कर दिया तो डेफिनेशन ये बन गई। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, इक्विवेलेंस की तो बहुत बाद में बात आएगी, ठीक है। अल्फा 14 नहीं हो सकता। सेकंड केस, अल्फा मल्टीपल ऑफ 4 का है, 4 का मल्टीपल है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, 4 का मल्टीपल। तो अल्फा को क्या पुट करोगे? 4 पुट करोगे, 8 पुट करोगे, 12 पुट करोगे, कुछ ऐसा ही करोगे, ठीक है। अब एक बच्चे ने क्या गलती करी, देखो यहाँ पे मिस्टेक यहीं पे होती है। वो बच्चा कहता है 3x प्लस अल्फा वाई क्या बन जाएगा, 3x प्लस में मैं अल्फा को क्या मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ। अल्फा को क्या मानो, 4। 3x प्लस में 4y बन गया। ये क्या बन गई डेफिनेशन, इज ए मल्टीपल ऑफ 7। अब उस बच्चे ने कहा कि सर ने बताया था कि जब भी ऐसी डेफिनेशन बन जाए और 7 का मल्टीपल है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है और वो इसी ऑप्शन को टिक कर देगा। लेकिन बच्चों इसने अगर ये कहा होता ना सेकंड ऑप्शन में अल्फा इज इक्वल टू 4, तब तो ये खत्म हो जाता क्वेश्चन। अल्फा इक्वल टू 4 नहीं बच्चों, सिर्फ 4 का मल्टीपल। अब आप अल्फा को जरा 8 मान के देखना, अल्फा को 8 मानोगे तो ये तो फिर 8y बन जाएगा। अब बताओ क्या ये चीज इक्विवेलेंस में आती है क्या? ये तो बच्चों फिर से वही बात होगी, 3 प्लस 8 11 होता है, 11 7 का मल्टीपल नहीं है। समझ गए आप? तो इसलिए आपको हर बात बच्चों ध्यान से सुननी है मेरी, हर बात। पेपर के अंदर मिस्टेक कहाँ पे होगी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये 4 पुट करते ही बच्चा इसको टिक कर देगा, बट बच्चों अल्फा की वैल्यू सिर्फ 4 नहीं है, 4 के सारे मल्टीपल। तो हो सकता है एक पर्टिकुलर वैल्यू से वो सेटिस्फाई हो रहा हो, बट सारी से तो नहीं हो रहा ना, तो ये इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। समझ गए? फोर्थ थर्ड ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी। सी में बच्चों अल्फा की वैल्यू को क्या बोला गया है बताओ? अल्फा की वैल्यू को कहा गया है जब उसको 10 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर बचे। क्या कहा गया है बच्चों? अल्फा लीव्स रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 10, है ना, व्हेन डिवाइडेड बाय 10। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ? 4 भी हो सकती है, क्योंकि 4 को भी तो 10 से डिवाइड करेंगे, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों? 10 ही बचेगा, क्वेश्चन क्या आ जाएगा 0। तो 4 भी हो सकती है, या फिर 14 हो सकती है, 24 हो सकती है, या फिर बच्चों 34 होगी, 44 होगी, 54 होगी। समझ गए ना? 10 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर बचे, मतलब 10 के मल्टीपल लिख के और उसमें 4 4 जोड़ दो, वही तो होंगे सारे के सारे। अब बताओ क्या ये सेटिस्फाई होगी क्या? अब फिर एक बच्चे ने कहा कि सर अल्फा को 4 रख दो। भाई अल्फा 4 तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट बाकी भी तो देखो ना, बाकी कर रहे हैं क्या? देखो 3x प्लस अल्फा वाई, मैं अल्फा को 14 मान लेता हूँ आपके सामने ही, है ना। अल्फा को 14 हमने माना था ना अभी, तो ये बन गई 3x प्लस 14y, और ये तो बच्चों आपको पता लग गया ना, नॉट इक्विवेलेंस। ये तो पहला ऑप्शन नहीं बन गया, 3x प्लस 14y, यानी कि अल्फा की इन सभी वैल्यूज के लिए बच्चों ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो फिर तो बस अपना कौन सा ऑप्शन आ गया, बिना देखे डी टिक कर दो। बट डी क्यों है सही? कहता है अल्फा 4 रिमाइंडर बचेगा अल्फा से जब 7 से डिवाइड करे, यानी कि क्या कहता है, अल्फा लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है? एक तो 4 ही हो सकती है ना। फिर आगे क्या करो, 7 7 जोड़ते जाओ, है ना, मतलब 7 की टेबल लिख दिया करो आप, 7 की टेबल, 7 2 जा 7 3 जा, और 4 रिमाइंडर बचाना चाहते हो तो इसमें 4 4 जोड़ दो, 4 4 क्या कर दो बच्चों, जोड़ दो ऐसे। तो 7 7 ऐड कर दो, ठीक है, 7 7 क्या कर दो इसमें ऐड कर दो ऐसे। अब आप बताओ इससे कैसे पता लगाऊं? अगर मान लो अल्फा को आप 4 लोगे तो 3x प्लस में अल्फा वाई किसके इक्वल बन जाएगा? 3x प्लस में 4y। और ये तो आपको पता लग गया ना, है ना, क्योंकि 3 और 4 का सम कितना होता है? 7। 7 7 का मल्टीपल है। अल्फा को 11 लोगे तो 3x प्लस में 11y। देखो 3 और 11 का सम कितना होता है? 14। और 14 क्या होता है? 7 का मल्टीपल तो है ही ना। आप आपको पता है साथ साथ बढ़ाओगे, भाई साथ साथ बढ़ा ही तो रहा हूं मैं,
तो फिर 11 की जगह क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 और 3 का सम भी तो कितना होता है, 21, ये भी 7 के मल्टीपल है, समझ गए। तो सारे के सारे ये क्या होंगे, 7 के मल्टीपल होंगे। तो इसलिए ये रिलेशन कैसा बन जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंस बन जाएगा। अब मैंने आपको सोचने का तरीका बता दिया, कैसे आप पेपर के अंदर सोचोगे। उसके बाद आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन की। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये मल्टीपल वाला। उसके बाद बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर बच्चों 4 रिलेशन के बारे में इसने बात जान ली है ना, 4, एक क्वेश्चन रिलेशन 4। 2021 में क्वेश्चन आया था, नोट करेक्ट पूछा है बच्चों, नोट करेक्ट ध्यान देना, ठीक है। और रियल नंबर का सेट है। पहला रिलेशन देखो, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 4 ऑप्शन है ना, इसमें 4 अलग अलग रिलेशन है और उनके बारे में जो दे रखा है आपको ऑप्शन में, वो चीज बतानी है सही कौन सी नहीं है, ठीक है। पहले हम ए ऑप्शन को शुरू करते हैं। ए ऑप्शन में आर रिलेशन कैसा है कि उसमें एक्स वाई टाइप का एलिमेंट कब आएगा, जब मोड एक्स माइनस मोड वाई, मोड एक्स माइनस मोड वाई लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ये 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है बच्चों, कि मोड एक्स माइनस मोड वाई की वैल्यू 0 से बड़े होने का क्या मतलब है, कि मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी, मोड वाई से बड़ी होगी। यानी कि मोड एक्स की वैल्यू मोड वाई से तो क्या होगी, बड़ी होगी। और दूसरी कंडीशन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। तो आपको ये कह रखा है कि ये ना तो ट्रांजिटिव है और ना ही सिमेट्रिक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव की तो बात नहीं हुई ना, तो रिफ्लेक्सिव को छोड़ो, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ये कहता है नहीं है। अगर ये नहीं हुए तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है, और आपको ठीक पे टिक नहीं करना, गलत पे टिक करना है। चेक करूं मैं, सिमेट्रिक बताओ कैसे सिमेट्रिक चेक करते हो, एक बात बताओ आप मेरे को बच्चों। आप सिर्फ इसी से आइडिया लगा लो, अगर मोड एक्स मोड वाई से बड़ा है तो क्या मोड वाई मोड एक्स से बड़ा होगा, नहीं होगा ना। जैसे मान लो मोड एक्स और मोड वाई का डिफरेंस 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। मैं मान लो एक्स वाई को बच्चों, मैं मान लेता हूँ एक 10 और एक 9, मान सकता हूँ ना। 10 9 क्या इस रिलेशन में बिलोंग करता है, कि बस आप मेरे को इतनी बात बता दो, करता है ना। क्योंकि यहाँ पे इसका मोड इससे बड़ा भी है और कम से कम मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस कितना 1 है। बट क्या 9 10 है क्या बच्चों, 9 10 बिलोंग नहीं करता। क्यों, सिर्फ मोड एक्स माइनस मोड वाई नहीं, इस ये 9 इस 10 से क्या बड़ा है, क्या बड़ा नहीं है ना बच्चों, तो ये बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, प्रूव कर दिया ना मैंने, सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही अब आप समझ गए ट्रांजिटिव के अंदर मैं क्या करूंगा, देखो 10 9 बिलोंग करता है, बोलो करता है ना। 9 8 भी बोलो बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल करता है। डिफरेंस एक ले लो है ना। बट बट क्या 10 8 करता है क्या, आप एक बच्चे ने कहा कि सर करता है। 10 8 देखो 10 छोटा है 8 से, बट 10 छोटा तो होना ही चाहिए बच्चों, है ना, सॉरी 8 छोटा है। साथ साथ में इनका डिफरेंस जो है ना, यानी कि मोड एक्स और मोड वाई जो है ना, वो 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन ये तो गलत है। क्यों बच्चों, इनका डिफरेंस तो कितना है, 2 है। 2 तो ना तो 1 के इक्वल होता है ना 1 से छोटा होता है, समझ गए। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। और यही सेम बात ये कह रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बट हमारे को बच्चों ट्रू पे टिक नहीं करना, हम सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ बच्चों, बी ऑप्शन पे। मतलब एक क्वेश्चन से मैं आपको काफी कुछ सिखा दूंगा इस एक क्वेश्चन के अंदर। ये देखो क्या कर रखा है, 0 से बड़ा होना चाहिए मोड एक्स माइनस वाई और 1 या 1 से छोटा होना चाहिए बच्चों। 0 से बड़े होने का मतलब क्या है, देखो अब की बार इकट्ठे का मोड है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है ना। एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। क्यों, अगर एक्स और वाई बच्चों इक्वल हो गए तो फिर तो ये मोड क्या है, 0 हो जाएगा ना। 0 तो 0 से बड़ा नहीं होता, इक्वल नहीं हो सकते। और ये चीज बच्चों लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। बताओ ऐसे क्वेश्चन तो हमने कितने किए हैं। मैंने कहा था ना आपको कि ये सिमेट्रिक होता है हमेशा और ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं होता, ट्रांजिटिव नहीं होता बच्चों। देखो सिमेट्रिक के लिए चेक करना, x माइनस वाई अगर बच्चों 1 या 1 से छोटा है तो y माइनस एक्स भी तो 1 या 1 से छोटा होगा, समझ गए। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था, वही एग्जाम्पल वाली बात। देखो x y z, ये मान लो 3 है, ये मान लो 2.2 है ना। इनका मोड डिफरेंस क्या है, 1 या 1 से छोटा है, और ये मान लो है 1.5। बट बच्चों इनका डिफरेंस तो 1.5 हो गया ना। इस तरह के रिलेशन कितनी बार मैंने बताए हैं कि डिफरेंस 1 या 1 से छोटा हो, 5 या 5 से छोटा हो, तो ये कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होता। सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं है, हमारा ट्रांजिटिव नहीं है और ये कह रहा है ट्रांजिटिव है, मतलब ये गलत कह रहा है। और जो गलत स्टेटमेंट है वही तो अपने को टिक करनी थी, मतलब कि आंसर इसका आ गया, ठीक है। बट पेपर में हो सकता है ये बी ऑप्शन सबसे लास्ट में गिवन हो, ठीक है, अगली बार कभी पेपर में आए तो मैं बाकी सी ऑप्शन को भी अब वेरीफाई कर देता हूँ कैसे नहीं है, आपको समझाना है मेरा काम, ठीक है। सी ऑप्शन में रिलेशन कैसा है बताओ, इसमें एक्स वाई टाइप का एलिमेंट तब आएगा जब मोड एक्स माइनस मोड वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो। ये कहता है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। एक बात बताओ,
पहले और तीसरे क्वेश्चन में, पहले और तीसरे ऑप्शन में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? दोनों लगभग सेम है, बस वहां पे ये 0 से ग्रेटर था, मतलब वहां पे ये लिखा हुआ था कि मोड एक्स बड़ा होना चाहिए मोड वाई से, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्या बताओ? आप कहो सर कि x को क्या लिख दो, y को भी क्या लिख दो, x लिख दो, तो ये तो क्या हो गया 0, 0 लेस देन इक्वल टू ट्रू 1, ठीक है। ये तो सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक के बारे में बात हुई है ना, सिमेट्रिक के बारे में नहीं है बच्चों। अगर इन दोनों का गैप 1 या 1 से छोटा है, जैसे मान लो आप ये कह लो ना कि ये आपका है 10 और ये कितना है बच्चों आपका 9, 10 और 9 का गैप ये बिलोंग करता है ना, क्यों बच्चों? क्योंकि 10 माइनस 9 क्या है, 1 या 1 से छोटा है। या आप ऐसे करो, आप ऐसे कर लो, 10 9 मत लो, क्योंकि फिर तो 9 10 भी कर जाएगा ना, 10 9 से तो बच्चों 9 10 कर जाएगा। आप कुछ ऐसा सोचो कि उल्टा ना जो है ना हो, उल्टा सही ना हो। तो उल्टा का मतलब मैं कर लेता हूँ पॉजिटिव नंबर, मैं पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ। देखो इसका मैं गैप ले लूँ, एक्स को -9 ले लूँ, एक्स को क्या ले लेता हूँ -9। मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि मोड एक्स माइनस मोड वाई तो जो है ना 1 या 1 से छोटा हो, बट मोड वाई माइनस मोड एक्स ना हो। इसको तो मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, मतलब कि मैं वाई को बड़ा नंबर लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैं वाई को बड़ा नंबर रखना चाहता हूँ। लेट कर लो एक्स को तो मान लो 5 और वाई को मान लो 7, ठीक है, ऐसे मान सकता हूँ। तो बताओ मोड एक्स माइनस मोड वाई यानी कि कितना हो गया, 5 माइनस 7 यानी कि -2। -2 तो 1 या 1 से छोटा है ना, बट बच्चों अगर मैं अब मोड वाई माइनस मोड एक्स की बात करूं, तो यानी कि वो तो 7 माइनस 5 हो जाएगा ना, 2। 2 तो 1 या 1 से छोटा कहना गलत है ना बच्चों, ये तो क्या है, गलत है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। पता लग गया क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों मैंने प्रूव कर दिया कि 5,7 तो इससे बिलोंग करता है, लेकिन 7,5 बच्चों बिलोंग नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, क्योंकि 5 और 7 का जो गैप है ना वो नेगेटिव है। गैप तो नेगेटिव आ सकता है, आप ये मत कहना सर मोड कब से नेगेटिव होने लग गया, ये पूरे का मोड थोड़े है बच्चों। मोड एक्स माइनस मोड वाई तो नेगेटिव हो सकता है ना, जब मोड एक्स की वैल्यू छोटी होगी और मोड वाई की वैल्यू बड़ी होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव नंबर तो हमेशा 1 या 1 से छोटे ही होते हैं, 1 से छोटे ही होते हैं ये, ठीक है। तो ये सही हो गया। अब डी ऑप्शन पे आ जाओ। डी ऑप्शन बच्चों आसान है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है ना, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, ये तो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। बताओ रिफ्लेक्सिव है ना, क्यों? 0 हो जाएगा, y को भी x लिखोगे, और सिमेट्रिक तो आपको पता है होता ही है ये, x और y की जगह y माइनस एक्स लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी। 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों बच्चों अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि कुछ सिखाएंगे आपको नई बातें। इनमें मेरे कुछ सिखाने वाली बात है नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों मैं सेकंड लेक्चर में आपको करवा चुका हूँ कि इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई में क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। ये रिलेशन 3 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। सेम बच्चों यही बात होगी। दो रिलेशन आगे, पहले रिलेशन में एक्स वाई टाइप का एलिमेंट कब आएगा, जब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, दूसरे में इसको। आपको बताना है कौन सा रिलेशन जो है ना, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सबको निकाल के पहले R1 के एलिमेंट निकाल लेना। देखो ऐसे R1 के एलिमेंट निकाल लो, R2 के एलिमेंट निकाल लो, फिर उनको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक कर लो, रेंज निकाल लो, क्योंकि रेंज के बारे में बात की गई है ऑप्शन में, ठीक है। जो ऑप्शन सही हो वो टिक कर देना। R2 की रेंज 1 2 3 4 आएगी, बाकी सारे ऑप्शन क्या आएंगे बच्चों, गलत आएंगे, ठीक है। मतलब आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अब छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर जिनमें बच्चा ये सोचता है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, लेकिन वास्तव में होते नहीं है। तो वो कब पता लगेगा, जब ये बातें आप सीखोगे, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपको ये बोलता हूँ दो रियल नंबर के बारे में सोचो सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज रैशनल। मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, क्या? लेट कर लो ए और बी दो रियल नंबर है, ए और बी क्या है, दो रियल नंबर है। मैं कह रहा हूँ आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। ऐसे सोचो आप, ठीक है, ऐसे नंबर सोचो ए और बी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं करूँ तो क्या हो जाए, रैशनल हो जाए। अब एक बच्चा कहेगा सर ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात पूछ ली आपने, कुछ भी सोच लो। ये लो, ए को √2 सोच लो, बी को 3 सोच लो, चलो रूट में भी सोचते हैं तब भी कोई बात नहीं है, ये सोच लो। क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो क्या आएगा, रैशनल ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ और सोचो आप, और आप क्या सोच सकते हो क्या, मतलब कि ये तो हो ही जाएंगे नो डाउट, ठीक है। मैं कुछ ऐसे सोच रहा हूँ √2 + 5 या √2 - 1 या √2 + 1, यानी कि नंबर जिसकी एक टर्म रैशनल हो एक टर्म इरेशनल हो, ऐसे नंबर कोई सोच सकते हो क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल सोच सकता हूँ। देखो ए, इसको सोच लो √2 + 1,
और बी को सोच लो √2 - 1। देखना ए स्क्र प्लस बी स्क्र करना, ये बच्चों क्या है पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा। ए स्क्र प्लस बी स्क्र करो, ध्यान से देखो ए प्लस बी का ये ए स्क्र है, ये बी स्क्र है, स्क्र खोल लोगे तो बताओ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, और इसका स्क्वायर खोल लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ये 2 आ जाएगा ना, माइनस में 2ab। तो बताओ 2√2 से 2√2 कट के 6 आ गया ना, और 6 कैसा नंबर होता है, रैशनल। यानी कि जब भी मैं आपको कहूं कि दो ऐसे नंबर के बारे में सोचो जिनके स्क्वायर का सम रैशनल हो, तो आप सिर्फ इनके बारे में ही मत सोचना, आज के बाद ये नंबर भी आप दिमाग में लेके आओगे, इनके स्क्वायर का सम भी बच्चों क्या होता है, रैशनल ही होता है। क्यों, एक का स्क्वायर करोगे तो जो 2√2 आएगा, एक का स्क्वायर करोगे तो -2√2 आएगा, उनको ऐड करने पे वो 2√2 और -2√2 क्या है कट जाएंगे। और सोच लो, बताओ कितने एग्जाम्पल तुम आपको, ये सोच लो आप कितना, √2 - 9, और बी को सोच लो क्या, √2 + 9। यानी कि एक टर्म √2 सोच लो, √3 सोच लो, √10 सोच लो, दूसरी टर्म बस -9 है तो यहाँ +9 सोच लो, +5 है तो -5 सोच लो, ताकि वो स्क्वायर करके ऐड करने पे बच्चों कट जाए। समझ गए, ऐसे कर लोगे। अब सेकंड क्वेश्चन, अब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ कि ए और बी कोई दो ऐसे रियल नंबर सोचो सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाए, इररेशनल आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, इररेशनल। अब बताओ अब कैसे सोचोगे, अब क्या ऐसे वाले नंबर सोच सकते हो क्या आप, √2 √3? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं सोच सकते, क्योंकि इससे तो सम क्या आ जाएगा, हमेशा रैशनल आएगा। तो इररेशनल के लिए आपको पता लग गया, कैसे सोचोगे बताओ। ए को अब तो कुछ भी सोच लो, √2 + 3, बी को √2 - 3 मत सोच रहे ना, फिर तो रैशनल आ जाएगा। बी को √2 + 3 की जगह +4 सोच लो। ये लो बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो आपको लगता नहीं इररेशनल आएगा। क्यों, ये इररेशनल वाली टर्म थोड़े खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होएगी ना, क्योंकि प्लस का साइन है और 4 मैंने कोफिशिएंट भी चेंज कर दिया, तो इररेशनल आ गई। और सोचो, एक एग्जांपल और सोचो, जैसे मैं एक बात बताओ, ए को भी यही सोच लूं और बी, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि ए और बी अलग होना चाहिए, मैं बी को भी यही सोच लेता हूँ, तब भी बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, √2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस √2 + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस कर दो, √2 + 3 का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, है ना, एक ही तो बात है, दो बार ऐड करोगे डबल कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये बताओ नंबर रैशनल है कि इरैशनल है, इरैशनल है ना, ये नंबर कैसा है, इरैशनल। तो कभी भी मैं आपको कहूँ कि दो ऐसे नंबर सोचो जिनके स्क्वायर का सम क्या हो, इरैशनल हो, तो या तो आप इस तरह के सोचना, या आप कहो कि सर दोनों इक्वल भी सोच सकते हैं मैं से। ठीक है, आपको पता लग गया ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये जो क्वेश्चन पूछा गया जेई मेंस के अंदर, ये मैं आपको करवाता हूँ। इसमें क्या कहता है, दो रिलेशन है बच्चों, एक R1 एक R2। R1 की डेफिनेशन कैसे है कि इसमें ए बी का पेयर तभी जाएगा जब ए स्क्र प्लस बी स्क्र क्या हो बच्चों, रैशनल नंबर हो। क्यों, क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है। ठीक है, और R2 में क्या है, उल्टा है, इसमें ए स्क्र प्लस बी स्क्र क्या होना चाहिए बच्चों, इररेशनल। रैशनल नहीं होना चाहिए, मतलब कि रैशनल नहीं होना चाहिए, मतलब इररेशनल होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा बच्चों, देखो किस किस चीज की बात की गई है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव, सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करना है अपने को। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही होता है सबसे। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों किसकी, R1 की। R1 में कैसी डेफिनेशन है कि ए बी का पेयर तभी जाएगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसा नंबर होगा बच्चों, रैशनल होगा, है ना, क्यू से बिलोंग करता है, मतलब कि रैशनल होगा। अब एक बात बताओ, ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि अगर ए बी करता है बी सी करता है तो ए सी भी करे। मैं दो ऐसे एग्जाम्पल आपको देखो लेके दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा था, दो ऐसे नंबर सोचो, दो बच्चों ऐसे नंबर सोचो जिनका स्क्वायर का सम रैशनल हो। अभी बताया था ना कैसे सोच सकते हो, √2 + 1 और √2 - 1। बोलो ये सोच सकते हो क्या, और √2 - 1 देखो यहाँ से तो स्टार्ट होना ही चाहिए, और इसके साथ √2 + 1 सोच लो। ये दोनों के दोनों एलिमेंट, आप बस इतना बता दो क्या R1 में बिलोंग करते हैं। इन दोनों के स्क्वायर का सम बताओ क्या आएगा, रैशनल आएगा ना, क्यों, 2√2 कट जाएगा। इन दोनों के स्क्वायर का सम भी तो रैशनल आएगा, क्योंकि उल्टा ही करके तो लिखा है। बट बच्चों, मैं अगर लिखूं ये ए है ये बी है ये बी है ये सी है ना, कुछ भी मान लो आप, सी और ए को तो एक साथ भी तो ले सकते हो ना, एक जैसा भी ले सकते हो। तो ये जो एलिमेंट है √2 + 1 और √2 + 1 करके, क्या ये बच्चों R1 में बिलोंग करेगा क्या, ये नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम बच्चों रैशनल नहीं है। समझ गए, ये अगर मान लो कुछ भी है, ये कुछ भी है, इनके स्क्वायर का सम रैशनल थोड़े है, क्या होगा, इरेशनल होगा ना। इसका मतलब बच्चों R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, R1 ट्रांजिटिव नहीं है। इजी एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही बच्चों अब मैं R2 करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें ए बी टाइप का एलिमेंट जब जाएगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसा होगा, इरेशनल होगा। बच्चों इसके अंदर भी देखो, मैं ऐसे दो एग्जांपल आपको देके दिखा देता हूँ। देखो इसमें इरेशनल लेके आना है, मैं ये कहता हूँ आप √2 + 1, और यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिख दो
जिससे कि इन दोनों का सम रैशनल हो जाए, है ना। मैं काउंटर एग्जांपल लेना चाहता हूँ, क्या काउंटर एग्जांपल। अब यहाँ पे जो आपका मन करे वो लिख दो, चाहे कोई रैशनल नंबर लिख दो चाहे कोई इरेशनल नंबर लिख दो। मान लो 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा 5। एक बात बताओ, ये ए है ये बी है ये बी सी पेयर हो गया, ठीक है। क्या ये ए बी बी सी दोनों पेयर बच्चों लाई करते हैं क्या आर टू में, ये बता दो। करते हैं ना, क्यों बच्चों, क्योंकि इन दोनों का सम भी इरेशनल है और इन दोनों का सम भी क्या है, इरेशनल है। बट ये तो पेयर लाई नहीं करता √2 + 1 और √2 - 1। क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता बच्चों, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है ना, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है बच्चों वो 6 है, विच इज नॉट इरेशनल, विच इज नॉट इरेशनल। तो आप समझ गए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ये ट्रांजिटिव नहीं होते। एग्जाम्पल देना बच्चों बहुत आसान काम है, ठीक है, अगर आप सारी बातें समझ गए हो तो। अब बच्चों अपना पी वाई क्यूज का ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया आप पढ़ो। आपको दो रिलेशन दे रखे हैं, R1 और R2, है ना। रोस्टर फॉर्म में दे रखे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। कौन सा ट्रांजिटिव है सिमेट्रिक है ये चेक करना है ना, यानी कि दोनों के बारे में ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक चेक करना है। तो बच्चों मैं नहीं करके दिखा रहा आपको, सोल्व कर दिया मैंने। सिमेट्रिक भी मैंने चेक कर दिया, ट्रांजिटिव भी चेक कर दिया, सिमेट्रिक कर दिया, ट्रांजिटिव कर दिया, दोनों को। आप देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये तो रोस्टर फॉर्म ही गिवन होती है तो कोई बात ही नहीं होती। ये क्वेश्चन आपको पता है ना, हम कर चुके बिल्कुल। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाला किया था, फिर उसके बाद सीकंड स्क्वायर टेन स्क्वायर वाला आया था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस होता है, ये मैंने आपको बताया था, याद रखो। ये भी बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब आपको रोस्टर फॉर्म गिवन होती है ना, फिर तो आप ये मान लो फिर तो कोई क्वेश्चन मुश्किल कभी होता ही नहीं है ना। रोस्टर फॉर्म दे रखी है, ये भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्योंकि देखो 5 12 है लेकिन 12 5 कहीं नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। बाकी मैंने आपको सारा प्रूव करके ये दिखा दिया है क्वेश्चन, देखो। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको नई बात सीखने को मिलेगी। इसमें क्या है, आर कोई रिलेशन है बच्चों जिसके अंदर जो दो एलिमेंट आएंगे ना, ए बी, जो ऑर्डर्ड पेयर आता है जिसमें दो एलिमेंट होते हैं ए और बी, वो कैसी है बच्चों, सारी की सारी मैट्रिसेस है, n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस है, ठीक है। और डिफाइन कैसे है, यानी कि रिलेशन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। कैसे डिफाइन है बच्चों, आर एक रिलेशन, उसमें ए और बी दो मैट्रिक्स का पेयर तब आएगा जब बच्चों क्या हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब पी ए पी इनवर्स इक्वल टू हो जाए बी के, यानी कि कोई ना कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसके लिए बच्चों ये कंडीशन ट्रू हो जाए। मतलब कि ए बी का पेयर कब आएगा, जब पी ए पी इनवर्स, या ऐसे लिख लो, व्हेन व्हेन देयर एग्जिस्ट व्हेन देयर एग्जिस्ट सम पी सच दैट, पी मैट्रिक्स कोई एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसके लिए बच्चों पी ए पी इनवर्स क्या हो जाए, बी के इक्वल हो, और डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, क्योंकि आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करवानी है। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये पेयर तब जाएगा, जैसे मैं आपको कहूँ कि सी और डी का पेयर कब जाएगा, तो आप ये बोल देना कि सर सी और डी का पेयर रिलेशन में जब जाएगा जब यहाँ पे कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगी। अब पी का मतलब ये जरूरी नहीं है कि पी ही हो, वो पी का मतलब कोई एक मैट्रिक्स होगी जो नॉन सिंगुलर होगी, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। क्या, मान लो क्यू है तो क्यू ए क्यू इनवर्स, और वो किसके इक्वल होगी बच्चों, क्यू ए की जगह क्या लिख दो सी, है ना, और वो किसके इक्वल होगी, डी के। क्यू की जगह एम लिख दो, एम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका सी, और एम इनवर्स किसके इक्वल होगा, डी के। एल लिख दो, एल सी, एल इनवर्स इक्वल होगा डी के, तो मतलब यहाँ तो सी लिखना है बीच में, यहाँ क्या लिखना है, डी। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कोई भी हो सकती है, ये मैट्रिक्स बच्चों कोई भी हो सकती है, चाहे इसका नाम क्यू हो, पी हो, एल हो, चाहे पी क्यू हो। पीक्यू भी तो एक मैट्रिक्स हो सकती है ना, तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, हाँ एग्जिस्ट जरूर करनी चाहिए जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो करते हैं एक एक करके चेक, देखो पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों क्या करते हो आप, बी को भी ए मान लेते हो। बी को ए मानोगे तो बताओ यहाँ पे क्या मैं फिर इस बी को ए लिख सकता हूँ। अब आप मेरे को बस इतनी बात बताओगे, देखो इसका मतलब क्या है, कई बच्चों को तो इसका मतलब ही नहीं समझ आता कि हाँ अब आगे कैसे हम सोचे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। बच्चों अब इसका मतलब ये है कि क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स आप पी के बारे में मेरे को बता सकते हो क्या, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन है मेरा, क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स पी है जिसके लिए क्या हो जाए आपका, पी ए पी इनवर्स इक्वल हो जाए ए के। बस आप मेरे को ये बता दो, और पी का डिटरमिनेंट जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगल होनी चाहिए। अब आप सोच के बताओ, क्या कोई मैट्रिक्स, मैं आपको कहता हूँ एक एग्जांपल दो मेरे को एक ऐसी मैट्रिक्स का जिससे कि पी ए पी इनवर्स ए के इक्वल हो जाए। आप कहोगे सर मैंने सोच लिया। अगर मान लो पी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए बच्चों, अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो बताना आई ए और आई का इनवर्स
वो ए के इक्वल नहीं होता। क्यों? आई इंटू ए क्या होता है? ए, और आई का इनवर्स तो आई होता है ना, और ए इंटू आई फिर से क्या हो जाता है? ए। कहने का मतलब बच्चों मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स इस दुनिया में है क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? आप कहते हैं यस सर है। वो कौन सी मैट्रिक्स है? आई। समझ गए आप? तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ गए ना? मतलब ये पहले से अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें वो नहीं है कि ये ट्रू अपने आप दिखाई देने लग जाएगी, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? और वो सोचो कि कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। सेकंड बच्चों, सेकंड क्या मैं आपको बता रहा हूँ अभी, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते थे? एक एलिमेंट को मान लेते थे, ए बी को मान लो किसमें, वो रिलेशन में है, ए बी को रिलेशन में मान लो। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, फिर एक मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करती है सच दैट दिस इज इक्वल टू पी। ये तो डेफिनेशन है ना, ये तो बच्चों डेफिनेशन ही है। पी ए पी इनवर्स किसके इक्वल होगा? पी के इक्वल होगा। हमें चेक क्या करना है? हमें बच्चों चेक ये करना है, क्या पी ए भी इस रिलेशन में होगा क्या? इसका मतलब हमें ये चेक करना है क्या। देखो, अब की बार यहाँ ए था तो यहाँ पे ए था बीच में, है ना, तो बीच में अब की बार पहले बी है तो यहाँ बी लिखो, और यहाँ क्या लिखो? ए। और इसके लिए कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, जरूरी नहीं है बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि पी एग्जिस्ट करे, हो सकता है कोई मैट्रिक्स क्यू हो, है ना, सच दैट दिस वेयर क्यू इज डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इज नॉन जीरो। मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ ए था तो बीच में ए था, है ना, यहाँ बी है तो पहले बीच में कौन होगा? बी, और साइड में कौन होगा? ए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली क्या कोई मैट्रिक्स क्यू इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है क्या? मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब हम चेक करेंगे। अब आप ध्यान से सोचो, यहाँ पे ए को अकेला करना है ना, इससे आप ये सोचो, ए को अकेला करना है आपको, ए को अकेला करना है, तो तभी तो पता लगेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो ए अकेला नहीं है बच्चों, ए को अकेला करना हो और ए के चारों तरफ मैट्रिक्स लगी हो, तो क्या करते हो बच्चों? उसके इनवर्स से या मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे आपको ये पी हटाना है, या तो ये सोच लो कि पी उधर जाके क्या बन जाएगा? पी इनवर्स। या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में सोचो तो ऐसे बोलते हो कि प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, किससे? पी से, है ना, दोनों तरफ पी से क्या कर दो? पी इनवर्स से क्या कर दो? प्री मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? प्री मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, क्यों? पी तो नॉन सिंगुलर है ना, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये क्या होता है बताओ? आई। ये क्या होता है? आई। पी इनवर्स इंटू पी, और आई इंटू ए तो ए ही होता है। बताओ, यहां तक समझ आ गया? ए को अकेला करना है, अभी भी ए अकेला नहीं हुआ, अब लास्ट में पी इनवर्स है, तो बच्चों मैं कहता हूं अब लास्ट में पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो पी से। ये लो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे? पी से। अब पी इंटू पी इनवर्स क्या होता है? आई, और आई इंटू ए क्या हो गया? ए। मुझे क्या करना था बच्चों? मेरा टारगेट समझो आप, मेरे को ए को अकेला करना था यहाँ पे, है ना, तो ए को अकेला कर दिया, तो क्या मैट्रिक्स आ गई बताओ? क्या मैट्रिक्स आ गई बच्चों? ये मैट्रिक्स आ गई ना। तो अब देखो, अब आप मेरे को ये बताओ, मुझे प्रूव तो करना था ये चीज, मुझे चेक ये करना था, क्या ये चीज ये आ गई क्या? क्या जो मैंने ये कंडीशन लेके आया हूं मैं, क्या वो इस चीज को वेरीफाई कर रही है क्या एज इट इज? आप कहोगे नहीं सर एज इट इज नहीं करती, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे आपने कहा था क्यू मैट्रिक्स होनी चाहिए, सिर्फ क्यू का इनवर्स नहीं, क्यू, और यहाँ क्यू इनवर्स होना चाहिए, बट यहाँ तो पी का इनवर्स है। कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ ना, इस पी इनवर्स को मैं एक बार के लिए, मैं क्या कहता हूँ आपको, है तो मैट्रिक्स ही ना, मैं एक बार के लिए पी इनवर्स को क्यू बोल देता हूँ। तो फिर बताओ, पी इनवर्स की जगह क्यू लिख दूँ? अगर पी इनवर्स क्यू है तो पी क्या हो जाएगा? फिर क्यू इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? क्यू इनवर्स। बोलो, हो गया ना? यानी कि कहने का मतलब, इसके लिए बच्चों कौन सी मैट्रिक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है? क्यू। सो क्यू इज सच ए मैट्रिक्स, है ना, क्यू इज सच ए मैट्रिक्स फॉर विच, जिसके लिए बच्चों क्या कंडीशन हो जाएगी हमारी, कि क्यू पी क्यू इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा किसके? ए के। तो इसका मतलब पी कोमा ए रिलेशन में चला जाएगा। कहने का मतलब आपसे पेपर में मान लो किसी छोटे एग्जाम में यही पूछ लिया जाए कि इस रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए कौन सी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, तो आप कहोगे क्यू। और क्यू की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में बच्चों? पी इनवर्स है, ठीक है? पी मैट्रिक्स नहीं, कौन सी एग्जिस्ट करेगी बच्चों? पी इनवर्स करेगी, ठीक है? यानी कोई मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए इस दुनिया में जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। तो बताओ, पी इनवर्स जो मैट्रिक्स होती है वो भी तो एक मैट्रिक्स ही होती है ना, तो अगर पी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो पी इनवर्स का डिटरमिनेंट भी तो क्या होगा बच्चों? नॉन जीरो होगा। कहने का मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। आर इज सिमेट्रिक, ठीक है? नया क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब बच्चों ट्रांजिटिव के लिए आ जाओ। ट्रांजिटिव के लिए आप दो एलिमेंट मानते थे, ए बी को और बी सी को मान लोगे, है ना, ए बी और बी सी को मान लो ये रिलेशन में है, और चेक क्या करना है बच्चों? अपने को चेक करना है कि एक एलिमेंट ए सी भी इसमें होगा, बिलोंग करता है किसमें? आर में। अच्छा आप बताओ मेरे को धीरे धीरे करके, अगर ए बी इसमें है रिलेशन में, तो आपने क्या कहा था कि पी ए पी इनवर्स किसके इक्वल होगा? बी के। अब
यहाँ पे देखो पहले बी है तो बीच में बी लिखोगे, उधर सी लिखोगे, लेकिन अब ये मत कहना कि यहाँ पे भी पी लगाएंगे, बट लगा लो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि इसके लिए ये मैट्रिक्स पी है तो यहाँ पे भी पी एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे कोई कह दो क्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना, करनी चाहिए। नाम उसका चाहे पी हो चाहे क्यू हो चाहे आर हो, उस बात से हमें मतलब नहीं है, मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। बट मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे पी है तो यहाँ पे भी पी होगा, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया, क्या, क्यू। चेक करना है मेरे को। अब फिर वही बात, यहाँ पे ए लिखूंगा, साइड में क्या लिखूंगा, सी। अब बताओ, अब ये तो नहीं कहोगे ना कि P होना चाहिए या Q होना चाहिए, कोई नई मैट्रिक्स M बोल दो, है ना, क्या बोल दो, M, M A N N इनवर्स ये होना चाहिए, वेयर M का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। मेरी बात को समझो, है ना, कोई मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। वो मैट्रिक्स का नाम क्या है, P है, Q है, P इनवर्स है, A B है, उस बात से मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। चेक करो। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको रिलेशन किस किस के अंदर चाहिए बताओ, ए और सी में। आपको रिलेशन किस में चाहिए, ए और सी में, यानी इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या इलिमिनेट करना होगा, ऐसे दिमाग लगाना है ना। इलिमिनेट करना है अपने को, किसको, बी को। किसको इलिमिनेट करना है बच्चों, बी को। बताओ बी कैसे इलिमिनेट होगा। या तो आप ये कह दो कि सर बी की वैल्यू यहाँ से उठा के इधर पुट कर दो, ठीक है। या आप ये कह दो सर बी यहाँ से निकला हुआ है, इधर से भी बी निकाल लो, और बी को दोनों को क्या कर देना, इक्वेट कर देना। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो मैं यहाँ से बी निकाल लेता हूँ। बताओ क्यू बी क्यू इनवर्स सी के इक्वल है। अब आप बात समझ गए, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, क्यू इनवर्स से। तो क्या आ जाएगा, क्यू इनवर्स सी। ये तो आई हो गया, आई इंटू बी क्या होता है, बी होता है। अब बताओ अब क्या करूं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं क्यू से। बच्चों पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्यू से। तो क्यू इनवर्स इंटू सी इंटू क्यू, ये तो आई हो गया। तो पी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, क्या, क्यू इनवर्स इंटू सी इंटू क्यू। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या। ये थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन और ये थी अपनी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड से बी को मैं इलिमिनेट कर सकता हूँ ना। बी की वैल्यू को इक्वेट कर दो, क्या है देखो, पी ए पी इनवर्स इक्वल है बच्चों क्या, क्यू इनवर्स सी इंटू क्यू। इतनी बात समझ आ गई। तो अब देखो ए और सी के अंदर रिलेशन आ गया। अब आप कहोगे सर बस एक कमी रहेगी लास्ट, सी को अकेला करना है। क्या करना है अब, सी को अकेला करना है। जैसे पिछला क्वेश्चन याद आ गया ना, जिसको अकेला करना है उसके साइड में अगर मैट्रिक्स हो तो क्या कर दो, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। सी को अकेला करना है, सी के चारों तरफ बच्चों मैट्रिक्स है, इधर क्यू इनवर्स है, तो बताओ क्या करूं, पहले प्री मल्टीप्लाई कर दूं। प्री मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्यू से। तभी तो क्यू इंटू क्यू इनवर्स क्या होगा बच्चों, आई होगा ना। क्यू से मल्टीप्लाई करो, क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू इंटू क्यू इनवर्स सी क्यू, तो ये तो क्या हो गया, सी क्यू हो गया। अब बच्चों क्या कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्यू इनवर्स से, ताकि सी अकेला रह जाए, है ना। क्यू इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, पी इनवर्स क्यू इनवर्स इक्वल टू सी क्यू क्यू इनवर्स, और ये तो क्या हो गया, सी हो गया। अब बताओ, अब क्या ये कंडीशन होगी क्या, बीच में ए फंसा हुआ है, यहाँ पे सी आ गया, देखो बीच में ए है यहाँ पे सी है, बट इसके जो ये दोनों तरफ मैट्रिक्स है ये एक दूसरे का इनवर्स होना चाहिए। जैसे ये m है तो ये m इनवर्स होना चाहिए। एक बात बताओ, मैं इसको m मान लेता हूँ, मैं एक बार के लिए QP को क्या मान लेता हूँ, m। तो फिर QP का इनवर्स क्या होगा, m इनवर्स। और QP का इनवर्स आपको पता है ना क्या होता है, P इनवर्स Q इनवर्स होता है ना, समझ गए आप। और देखो यहाँ पे यही है P इनवर्स Q इनवर्स, तो ये अगर m है तो बच्चों ये क्या है, m इनवर्स है, समझ गए। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। समझ आ गया ना, मैंने एक एक बात देखो आपको डिटेल में बता दी। ट्रांजिटिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पहले ही प्रूव कर दिया था, तो ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस है। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, इस तरह का कोई भी रिलेशन आएगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंस आएगा। चाहे यहाँ पे पी ए पी इनवर्स की जगह पी इनवर्स और ए पी इक्वल टू पी हो जाए ना, तब भी बच्चों ये कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस होगा। मतलब कि बीच में एक मैट्रिक्स, इधर एक मैट्रिक्स, ठीक है, किसी भी तरफ आप पी पी इनवर्स लगा दो, चाहे इधर लगा दो चाहे उधर लगा दो, ये रिलेशन हमेशा कैसा होता है, अपना इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन आप तभी करोगे जब आपने 2022 के और 2023 के बच्चों सारे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, क्योंकि वहां पे मैंने एक क्वेश्चन 2022 में करवाया था, एक 2023 में करवाया था, कि जब आपको नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट ढूंढने होते हैं इंटीजर की फॉर्म में। जिस बच्चे ने लेक्चर देखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर 2023 का, लास्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन कराया था बहुत डिटेल में, है ना। 27-28 पॉइंट कॉमन आए थे, वो सारे के सारे मैंने आपको निकाल के दिखाए थे ग्राफ बना के। ऐसा ही क्वेश्चन ये है देखो। तो आपको तीन सेट दे रखे हैं ना, और जेड क्या है, इंटीजर्स का सेट है, और यहाँ पे ये जो एक्स और वाई है दोनों के दोनों क्या है बच्चों, इंटीजर्स है, ठीक है। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन सी। एक बात बताओ, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, एक सेट से दूसरे सेट से टोटल जो नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, याद है ना आपको, 2 की पावर मान लो एक सेट में m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होते थे, 2 रेज टू पावर mn होते थे ना। यहाँ पे
कहता है इस सेट से लेके इस सेट तक टोटल इतने रिलेशन है। पहले मैं ये तो पता करूं कि इस सेट में एलिमेंट कितने हैं और इस सेट में एलिमेंट कितने हैं। समझ आ गई? यहाँ पे मान लो m एलिमेंट है, यहाँ पे n एलिमेंट है, तो तभी तो मेरे को पता लगेगा ना कि 2 की पावर mn करके 2 की पावर p के इक्वेट करूंगा और वहां से p की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? कितना आसान क्वेश्चन है। मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन को देख के आपको ये पता करना है कि a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट है। बाकी क्वेश्चन ये रिलेशन का है ही नहीं, आप यूँ समझ लो, है ना। टारगेट क्या है अपने को? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं ये फाइंड आउट करना, और फिर ए और सी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है ये फाइंड आउट करना। भाई इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन मान लो ऐसा नहीं होता है ना, मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन अगर ये हो जाता नया क्वेश्चन कि ए सेट मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4। आपको समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, अगर एनडीए में ये क्वेश्चन आएगा तो आसान हो जाएगा, जेई में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे आसान और मुश्किल होएगा अभी आपको पता लग जाएगा। देखो 1 2 3 4 और 1 2 8 9, और सी है बच्चों क्या 3, और मान लो 2 और 1 3 2 1 और 10। ये एक मैंने सेट दे दिया और आपको यही क्वेश्चन है सच दैट नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A इंटरसेक्शन B टू A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 2 की पावर P, फाइंड P। मैं पहले आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ, तभी आपको बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आएगा। अब आप कहोगे सर आप है ना बस A इंटरसेक्शन B में एलिमेंट बता दो, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ से आसानी से निकल जाएगा ना। 1 2 8 9 यानी कि 1 2, तो इसमें कितने एलिमेंट है बताओ। इसमें बच्चों कितने एलिमेंट है? तो ऐसे ही A और C का इंटरसेक्शन बता दो, A इंटरसेक्शन C। इसमें बच्चों 3 एलिमेंट कॉमन है 1 2 3। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी वो कितना हो गया 3। सो आंसर कितना आ गया बच्चों 2 की पावर, ये कितने हैं 2 और ये कितने हैं 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये 2 की पावर p, तो यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 6 आ गई। यानी कि अगर ये क्वेश्चन बच्चों एनडी में पूछेगा एग्जामिनर तो ये क्वेश्चन को ऐसा बना देगा। आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है एग्जामिनर को, ठीक है। लेकिन जेई में पूछेगा तो ये जो सेट है ना बच्चों, ये वो सेट इतने आसान नहीं देगा आपको कि आप उसमें ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी कितने एलिमेंट है आसानी से पता कर पाओ। इन सेट्स को उसने इक्वालिटी इन इक्वालिटी की फॉर्म में दे दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्वेश्चन को देखो, एग्जामिनर के हाथ में है बच्चों की पेपर को मुश्किल बनाना या आसान, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ सेम है। बस अगर मुश्किल बनाएगा तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, आसान बनाएगा तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर को सब पता है कि कैसे मुश्किल बनता है पेपर, कैसे आसान बनता है। तो अब मैं आपको बात बताता हूँ कि अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, अब मुझे कैसे पता लगेगा। भाई ए के अंदर बच्चों वो सारे एक्स और वाई के पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, और बी में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले आएंगे, तो इनको सोल्व करेंगे। दोनों को हम क्या करेंगे ग्राफिकली सोल्व करेंगे ना। आपको पता है ये कैसा है, एक इंटीरियर है सर्कल का, बाउंड्री और इंटीरियर, जिसका सेंटर कितना है बताओ 2,0, और रेडियस कितनी है बच्चों इसकी 2। और ये जो सेकंड वाली है ये भी क्या है बच्चों, एक इक्वल टू का साइन डाल देता हूँ मैं। ये क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 0 0, और रेडियस कितनी है बच्चों 2। तो पहले तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। पहले क्या करो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूरत पड़ेगी, है ना। जिस बच्चे ने 2023 का लेक्चर देखा है उसको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब बच्चों, लो इक्वल टू का साइन डाल के सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व करना। बताओ 4 4 इक्वल है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ पे पहुंच गए। अब दोनों तरफ स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। x की वैल्यू 1 आ गई तो y बताओ, यहाँ पे पुट कर दूँ, तो वाई स्क्वायर कितना है 4, माइनस में कितना आ जाएगा आपका 1 यानी कि 3। तो y कितना आ गया बताओ प्लस माइनस √3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 1,√3 और 1,-√3, 1,-√3। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। इसके बाद बच्चों देखो क्या करेंगे, नाउ ग्राफ बनाओ। अब दोनों का ग्राफ, रफ ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। ग्राफ से ही पता लगता है कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों। पहले सर्कल जो है ये 1, ये 2 3 4, पहले सर्कल का सेंटर था 2,0 और रेडियस थी 2, तो मतलब इधर भी 2 और इधर भी 2, तो ये ओरिजिन से पास होगा। तो कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा क्या, देखो पता लग गया आपको, ये कुछ ऐसा सर्कल बन गया है ना पहले वाला। और दूसरे वाला सर्कल क्या है, ये मतलब कि ए सर्कल है जो ए सेट वाला सर्कल है। और दूसरा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है 2, तो मतलब ये यहाँ से पास होगा। दूसरे सर्कल के सेंटर से क्या होगा पास होगा ना, क्योंकि रेडियस तभी तो 2 होगी इसकी, देख लो। ये बच्चों क्या है आपका बी सर्कल हो गया, ये क्या हो गया बी सर्कल। इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है बताओ, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, ग्रीन और रेड में बताओ ये पोर्शन कॉमन है क्या,
ये तो आपको पता लग गया। अब इसमें कितने एलिमेंट है इस कॉमन पोर्शन में, ये आपको बताना है। इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये खुद ही है, एक तो बच्चों ये 0 0 है, तो क्या लिखेंगे हम, कॉमन पॉइंट्स या कॉमन सॉल्यूशंस। इंटेग्रल, ठीक है ना, इंटेग्रल अगर रियल की बात करता तो फिर तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स है इसके अंदर, ठीक है, जो मैंने शेडेड किया हुआ है। इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, एक तो 0 0 दिख रहा है क्लियर, एक मेरे को क्लियरली 2 0 दिख रहा है ना, क्योंकि बाउंड्री वाले भी इंक्लूड करने हैं ना, तो ये दोनों बाउंड्री पॉइंट है इनके कॉमन रीजन के, तो बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा, एक इनके बीच में, ये कितना है फिर 1 0 होगा ना, ये कितना होगा बच्चों 1 0 होगा, ये मेरे को क्लियर दिख रहा है। उसके बाद आपको याद हो तो क्या करते थे, एक इस 1 0 से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, है ना, इस 1 0 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि ये लाइन बच्चों इन दोनों सर्कल को कहाँ पे कट करेगी, है ना, इस ग्रीन वाले सर्कल को बोल दो या इसको बोल दो। इस लाइन का ग्राफ क्या है बता दो, इस लाइन का ग्राफ क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 इस सर्कल को, या रेड वाले सर्कल को कह लो या ग्रीन वाले सर्कल को कह लो, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, या ये कह लो ये जो दोनों सर्कल है ना आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते थे बताओ। x की वैल्यू क्या थी 1, x की वैल्यू क्या थी 1 और y की वैल्यू क्या थी √3, 1 कोमा √3 और नीचे की तरफ 1 कोमा -√3, है ना। कहने का मतलब ये जो 1 पॉइंट है ना बच्चों, ये यहाँ नहीं है, डायग्राम यहाँ पे ही है, ये 1 पॉइंट है ना, ये सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हाइट कितनी जा रही है, √3 तक जा रही है ना। तो आप मेरे को ये बताओ, इस लाइन के ऊपर कहीं पॉइंट ऊपर 1,1 भी आएगा क्या, क्यों बच्चों, ये √3 तक जाएगा ऊपर, तो 1 तो √3 से छोटा ही होता है। ऐसे नीचे x तो 1 ही रहेगा, y नेगेटिव जाएगा क्या बताओ, जाएगा ना। तो इसका मतलब ये 1,1 और 1,-1 भी तो इस रीजन के अंदर आएंगे ना। तो बस बच्चों ये 5 पॉइंट आएंगे, है ना, कितने पॉइंट आएंगे ये 5। तो कहने का मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन में बच्चों कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। वो तो हमने इससे भी मुश्किल क्वेश्चन किया था 2022 में, तो ये तो कुछ भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। अब बच्चों हम करते हैं नाउ फॉर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट है बच्चों, ये देख लेते हैं। ए सर्कल तो क्या था x-2 का होल स्क्वायर, ए सर्कल तो क्या था बच्चों x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिख देता हूँ। और सी जो सर्कल है ना वो ऐसा है, इसका सेंटर 2 2 है, ठीक है, सेंटर कितना है इसका 2 2। पहले इन दोनों का मैं क्या निकाल लेता हूँ, एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूँ। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 4 4 को इक्वेट कर दो, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, ये कट गया, इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4y। तो यहाँ से भी बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई। वैसे तो आपको y देखना है, x कितना आएगा फिर बताओ, यहाँ से देख लो, y को 1 पुट करना, y को 1 पुट करोगे तो बच्चों x-2 क्या आएगा √3 का √3 प्लस माइनस, x कितना आ गया 2 प्लस माइनस √3। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई एक तो 2 प्लस √3 और एक क्या आ गई 2 माइनस √3। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7 और 2 माइनस 1.7, यानी कि ये जाएगा 3.7 तक और ये जाएगा 0.3 तक। अब इसका मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देखो क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने हैं, ठीक है। पहला सर्कल तो क्या है जिसका सेंटर 2,0 है और रेडियस कितनी है बच्चों 2, तो ये तो वही पहले वाला सर्कल है पुराना, सी नया सर्कल है ना। ये तो बच्चों अपना सर्कल कौन सा हो गया ए। सी सर्कल कौन सा है बताओ, सेंटर 2 2 है, यानी कि सेंटर 2 2 2 2 पॉइंट कौन सा होगा, कहीं यहाँ होगा, और रेडियस कितनी है 2। तो जब सेंटर के दोनों बच्चों कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल होते हैं तो आपको पता है ना वो दोनों एक्सिस को टच करता है। ये सारी बातें सर्कल की है, ठीक है। ये दोनों एक्सिस को टच करते हुए कोई सर्कल ऐसे बनेगा, ये ऐसे सर्कल बन जाएगा। तो इन दोनों का जो कॉमन हिस्सा है, कॉमन एरिया, ये वाला हो गया। तो इस कॉमन एरिया में बच्चों कितने पॉइंट है आपको ये देखने हैं। आप कहोगे सर दो तो हमें दिख ही रहे हैं, एक तो 2 2 और एक ये कौन सा था सेंटर इसका 2,0। क्या लिख दो अब इसमें, कॉमन पॉइंट्स लिख दो। कॉमन पॉइंट्स बच्चों कौन कौन से हो गए देखो, एक तो 2 2 है, एक 2,0 है। फिर मैंने क्या बताया था कि वहां देखो, वहां डायग्राम कैसा बना था, हॉरिजॉन्टली बना था, तो हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ बच्चों डायग्राम वर्टिकल है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। देखो जैसे ये 2 2 और ये यहाँ पे x तो 2 होगा, ये तो बात पक्की है, बट y तो क्या होगा बच्चों, y यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो इसके बीच में कहीं 1 भी होगा, y इक्वल टू 1 भी होगा ना, तो 2 1 पॉइंट भी तो आएगा। अब मैं कह रहा हूँ इस 2 1 पॉइंट से पास होती हुई बच्चों एक लाइन ड्रॉ कर लो, कैसी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी कहीं से भी कर लो, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या है बताओ, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे y क्या है 1 है ना, x के पैरेलल है, तो y इज इक्वल टू 1 हाइट पे ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये है 2,1। अब ये बताओ ये सर्कल आपस में कहाँ काटते थे 3,7, x की वैल्यू 3,7 मतलब यहाँ कहीं 3,7 होगा। तो फिर ये बताओ ये पॉइंट अगर 4 था तो
3.7 तो 4 से पहले आ रहा है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 2.1 है, 2,1 है, तो ये कितनी होगी? क्या ये 3,1 होगा क्या कहीं, है ना, इससे पहले? y तो 1 है, इस लाइन के ऊपर y हाइट तो 1 है, बट x यहाँ पे 2 था, तो आगे बढ़ेंगे राइट साइड में तो 3 हो जाएगा ना, तो यानी कि 3,1 आएगा। ऐसे आप समझ गए। इधर एक पॉइंट आगे जाओगे तो 2 से एक पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना वो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1,1। बस, आगे नहीं जा सकते, क्यों? बस 0.3 तो यही है, तो मतलब आगे तो फिर जा ही नहीं सकते। तो ये कितने पॉइंट कॉमन हो गए बचाओ? 5 पॉइंट हो गए ना। इसका मतलब बच्चों ए और सी के इंटरसेक्शन में भी कितने पॉइंट हो गए अपने? 5 पॉइंट हो गए। तो उसमें भी 5 थे, इसमें भी 5 थे। तो नंबर ऑफ रिलेशन बता दो फिर कितने हो गए? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन सी। बच्चों 2 की पावर, इसमें भी 5 थे और इसमें भी 5 थे, तो 2 की पावर कितनी होगी? 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 2 की पावर 25 है ना, ये आपको 2 रेज टू पावर p गिवन है, तो यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 25 आ गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट ढूंढने का सारा खेल है, सेट्स का काम है ना, और इसके अंदर रिलेशन का तो कोई काम ही नहीं हो, तो एक लाइन का क्वेश्चन है। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बच्चों रिलेशन का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। क्वेश्चन चाहे कितने भी कर लो बच्चों, आप खुद कर लो, मुझसे सोल्व करा लो, मेन बात होती है चैप्टर को फिनिश करना, और इस तरीके से फिनिश करना कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आपको नए कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं, सारा पूरा का पूरा चैप्टर भी पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं बच्चों वो भी सोल्व करके देखने हैं, ताकि आपको सब कुछ एक साथ कवर हो जाए, है ना। किसी भी चैप्टर को पढ़ो ना, आपको ऐसे पढ़ना है कि पीवाई क्यूज आपको जरूर सोल्व करके देखने, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि जितना हमने पढ़ा है या जितना टीचर ने पढ़ाया है वो इनफ है कि नहीं है। अगर बच्चों टीचर के पढ़ाए हुए बातों से पीवाई क्यूज आपसे सोल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब या तो फिर आपने टीचर के पढ़ाए हुए चैप्टर को पढ़ा नहीं अच्छे से, या टीचर ने नहीं पढ़ाया, और फिर दोनों बातों में से अगर एक भी एग्जिस्ट करती है तो फिर फायदा ही क्या हुआ? ना तो आपसे सोल्व हो रहे, ना टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, ना आप पढ़ रहे, तो इसका मतलब तो फिर फायदा नहीं है ना। इसलिए पीवाई क्यूज बच्चों लगाने जरूरी है। और सिर्फ एनडीए के बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो, सिर्फ एनडीए के नहीं, उसके साथ साथ वाले जैसे जेई मेंस और एनडीए का लेवल बच्चों, मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा फर्क है ना। कुछ क्वेश्चन 25 में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों जो एनडीए वाले बच्चों को भी तैयार करने चाहिए। क्यों? एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा एनडीए, मान लिया आपकी बात, बट कॉन्सेप्ट तो यूज हो सकता है ना। जैसे यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इस तरह से ना फ्रेम करके, जैसे मैंने नया क्वेश्चन आपको बना के दिखाया ना, इस तरह का तो फ्रेम कर सकते हैं ना। तो आप भी जब क्लास लगाते हो तो टीचर से पूछा करो कि सर ये क्वेश्चन एनडीए में इसमें आया, जेई मेंस में आया, हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर एनडीए में ये क्वेश्चन टीचर देना चाहे तो वो कैसे दे सकता है? तो टीचर बताएगा आपको कि यहाँ पे इस डाटा को मुश्किल बनाने की बजाय वो आसान बना के दे देगा, बट कॉन्सेप्ट यही आपसे जान लेगा, समझ गए? तो इस तरीके से बच्चों आपको हर चैप्टर की तैयारी करनी है।